प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप सभी अपने घरों में रहकर मन से अपनी पढ़ाई को जारी रखे हुए होंगे। आइए आज हम आपकी कक्षा 6 के पाठ 5 के सजीव और उसके परिवेश में से घास स्थल के जीवों में अनुकूलन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। बच्चों, हमने स्थलीय आवास के ही एक भाग घास स्थल को विस्तार से जाना था। घास स्थलीय आवास घास के मैदान की तरह के होते हैं। घास स्थल या मैदान के क्षेत्र में लंबे लंबे घास और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। यहाँ पेड़ कहीं कहीं इक्के दुक्के ही दिखते हैं और इस कारण यहाँ शाकाहारी और मांसाहारी जीवों की सघन आबादी पाई जाती है। वैसे तो इसमें बहुत सारे छोटे जीव भी पाए जाते हैं, लेकिन इन सभी जीवों में से हम शेर और हिरण के अनुकूलनों पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे। आइए हम सबसे पहले शेर के बारे में जानें। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि शेर एक मांसाहारी जंतु है। इसका शरीर का जो रंग होता है ये भूरा होता है। इसके साथ ही साथ बाघ यानी टाइगर, आप इसके बारे में भी अध्ययन करते चलें तो अच्छा रहेगा। तो शेर या सिंह का भूरा शरीर जो है अथवा बाघ यानी टाइगर के भूरे रंग के ऊपर पाई जाने वाली काली या भूरी धारियाँ इसे घास के मैदानों में इस आसानी से छिपा लेता है ताकि इसके शिकार आसानी से इसको न देख सकें, और इस कारण जो है यह अपना शिकार आसानी से कर पेट को भर सके। देखिए, आप यहाँ के चित्र में देख सकते हैं कि यह जो बाघ का रंग है यह पूर्णतया अपने परिवेश से मिलता जुलता है। बहुत ही ध्यान से देखने पर ही हम बाघ को पहचान सकते हैं। बच्चों, बाघ के जो पैर होते हैं उस पर आप ध्यान दीजिए। उसके पैर और साथ ही साथ आप उसके पंजे पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। बच्चों, ये काफ़ी क्या होते हैं, मजबूत और लंबे नाखूनों वाले होते हैं, लेकिन इन नाखूनों के दौड़ते समय टूटने का खतरा रहता है। इसलिए शेर जब शिकार करने के लिए दौड़ता है तो दौड़ते समय अपने नाखूनों को अंगुलियों के अंदर खींच लेता है ताकि वो टूट नहीं सके, है ना। और फिर जब वो शिकार को पकड़ता है तो अपने इन नाखूनों को बाहर निकाल लेता है, जिससे कि शिकार के ऊपर इसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। शेर जो है यह एक मांसाहारी जंतु है। आपने दांत के बारे में जानकारी प्राप्त की है तो आप देखिए, इसके चेहरे को ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि मांस को खाने वाले जो दांत होते हैं, आप इनके इस दांत को ध्यान से देखिए। नाखून के बारे में तो हमने आपको बताया कि जो लंबे नाखून होते हैं, है ना, वो इसे शिकार को पर अपनी पकड़ बनाने में सहायता करता है। साथ ही साथ इसको मांस को खाने के लिए, मांस को चीरने फाड़ने के लिए इसकी जो रदनक यानी कैनाइन दांत हैं ये काफ़ी विकसित होते हैं। साथ ही साथ शिकार को खींचकर इधर उधर ले जाने या उठाकर इधर उधर ले जाने के लिए इनके जबड़े की जो मांसपेशियां होती है बच्चों, वो काफ़ी मजबूत होती है ना। ये काफ़ी मजबूत होती है। अब इसके चेहरे को
ध्यान से देखना पड़ेगा। शेर या टाइगर, बाघ के सिर पर आँखें जो है वह चेहरे पर सामने की ओर होती है, जो इसे शिकार का सही अंदाज़ा लगाकर, है ना, हमला करने में मदद करता है बच्चों, है ना। ये फ़ायदा है चेहरे पर सामने की ओर आँख होने का। आइए अब हम हिरन के बारे में चर्चा करें। हिरन, जैसा कि आप सभी जानते हो, एक शाकाहारी जंतु है। यह घास, पौधों की पत्तियों और मुलायम शाखाओं को खाता है। तो घास को काटने के लिए इसे कृंतक दांत की ज़रूरत होती है और इसीलिए इसके कृंतक दांत चौड़े होते हैं, मजबूत होते हैं और काफ़ी विकसित होते हैं बच्चों। हम अब इसके टांगों पर यानी पैरों पर ध्यान दें बच्चों। इसकी जो टांगें होती है, हम देखेंगे यहाँ, इसकी जो टांगें होती है ये पतली होती है, लंबी होती है और मजबूत होती है। इसी कारण हिरन जो है यह अन्य मांसाहारी जंतुओं से जो इनका शिकार करते हैं, भागने के लिए तेज गति से दौड़ने में सहायक होती है बच्चों। ये सिर पर जो होते हैं ये लंबे कान होते हैं और ये लंबे कान और इसकी जो गर्दन भी होते हैं बच्चों, ये पीछे तक मुड़ जाते हैं। तो अपने लंबे कानों और गर्दन की मदद से यह शिकारी जानवरों की जो आहट है बच्चों, ये दूर से ही सुन करके सतर्क हो जाता है और फिर वहाँ से बच निकलता है ना। हिरन के सिर पर पार्श्व में, पार्श्व मतलब किनारे में जो स्थित आँखें होते हैं और लंबी गर्दन, ये उससे सभी दिशाओं में देखता है और इससे देख करके अपनी सुरक्षा को यह जो है निश्चित करता है बच्चों, है ना। तो इस प्रकार से हम जो है बाघ और हिरन के अपने परिवेश से अनुकूलन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। ये पाठ 5 सजीव और उनके परिवेश के अभ्यास का जो प्रश्न है उसे हम आप लोगों के लिए हल करेंगे। आइए हम देखते हैं। पहले प्रश्न के रूप में दिया गया है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसका पहला जो वाक्य है बच्चों, पौधे एवं जंतु जो स्थल में निवास करते हैं उनके आवास को खाली स्थान आवास कहते हैं। यहाँ पर भराया है जो कलर रंगीन लाल रंग से लिखा गया है, इसे खाली जगह में हर एक वाक्य में भरा गया है। तो यहाँ पर स्थलीय शब्द भरा गया है। दूसरा, मछलियाँ पानी में खाली स्थान के जगह पर गलफड़े द्वारा सांस लेती है। तीसरा, मृदा, जल, पत्थर, ताप किसी आवास के खाली स्थान में हमने भरा है बच्चों अजैव घटक हैं। चौथा, याक को खाली स्थान यानी ठंड से बचाने के लिए उसका शरीर लंबे बालों से ढका होता है। आइए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलें। दूसरा प्रश्न है बच्चों, सही विकल्प का चयन कीजिए। एक जंतु जमीन और जल दोनों में रहता है। इसकी एक पूंछ होती है और शरीर पर सल्क स्केल्स होते हैं। यह जंतु है कौ शार्क, ख मगरमच्छ, गौ मेढक और घौ मछली। बच्चों इसका सही उत्तर होगा मगरमच्छ। प्रश्न संख्या 3, खंड क का खंड ख से मिलान कीजिए। बच्चों हमने आपके लिए सीधे उत्तर को जो है यहाँ पर लिखा है। मेढक खंड ख में हमने मिलाकर इसका लिखा है, उत्तर होगा अंडा देने वाला जंतु। दूसरा है वृद्धि, शरीर के आकार का बढ़ना। तीसरा है प्रजनन, अंडे ऑब्लिक बच्चे देना, इसे प्रजनन कहा जाता है। चौथा पोषण यानी भोजन करना।
पांचवा उत्सर्जन, इसका सही विकल्प खंड ख में है, हानिकारक पदार्थों का शरीर से बाहर निकालना। और छठा है संवेदनशीलता, अंधेरे में रस्सी देखकर डर जाना। तो ये इसके सही जोड़े आपको आंसर के रूप में लिखे हुए। 4 को हम देखते हैं। इसमें है विभिन्न जंतुओं की तरह एक कार भी गति करती है किंतु इसे सजीव नहीं माना जाता है, क्यों? अपने उत्तर के लिए कारण दीजिए। बच्चों, जब सजीव और निर्जीव में अंतर आपको बताया जा रहा था तो उस समय यह बताया गया था कि सजीवों में जो गति होती है वह उसकी इच्छा के अनुसार यानी स्वतः प्रेरित गति होती है, लेकिन कार की गति स्वतः प्रेरित गति नहीं है। यह पेट्रोल या डीजल को जलाने के बाद ही प्राप्त ऊर्जा से चलती है। सजीवों में इच्छा अनुसार स्वयं गति होती है, लेकिन कार को तो चालक यानी ड्राइवर चलाता है, इस कारण कार को सजीव नहीं माना जाता। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इसमें है कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है। बच्चों, हम इसका उत्तर उसके मरुस्थलीय अनुकूलन में बताया गया था, आपने सीखा भी। फिर भी आप यहाँ आंसर देखें कि मरुस्थल में जीवित रहने के लिए कैक्टस के निम्नलिखित अनुकूलन है। पहला, इसकी जड़ें गहराई तक जाकर पानी की खोज करती हैं। दूसरा, इनका तना मोटा और मांसल होता है जिसमें जल जमा होता है। तीसरा, तने की ऊपरी परत मोटी और घने रोम युक्त होती है जो जल के वाष्पन को कम करती है। और चौथा, पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं जिससे वाष्पन दर घट जाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन 6 को हल करते हैं। क्वेश्चन 6 में दिया गया है बच्चों, शेर का कौन सा अनुकूलित लक्षण उसे शिकार करने में सहायता करता है। तो इसका आंसर में हम लिखेंगे कि शेर के पैरों की मांसपेशियां और पंजे मजबूत होते हैं। वह अपने सिर पर सामने स्थित आँखों से शिकार का सही अंदाज़ा लगाकर तेज आक्रमण करता है, तेज़ी से दौड़कर उस पर आक्रमण करता है और उसके शरीर का भूरा रंग उसे अपने परिवेश में छिपा लेता है। उसके लंबे नाखून और मजबूत दांत शिकार को पकड़ने में मदद करते हैं। इसी प्रकार से शेर आसानी से शिकार कर पाता है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न 7 की ओर चलें। इसमें आप देखेंगे बच्चों, आपके बगीचे में एक गुलाब का पौधा है, आप किस तरह उसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। इसके आंसर में है कि गुलाब के पौधे में वर्धी प्रजनन होता है। अनुकूल मौसम में इसके तने को 35 डिग्री पर काटकर जमीन में गाड़कर नियमित तौर पर पानी देते रहने से कुछ दिनों के बाद उससे नए पौधे का जन्म हो जाता है। बच्चों, यहाँ पर आप सुधार भी सकते हैं। 35 से 45 डिग्री के कोण पर जो है हमें कट लगाना पड़ता है उसके स्टेम पर, है ना, तने पर, है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ जो है इसको सुधार सकते हैं इस जगह पर कि 35 से 45 डिग्री तक बच्चों, है ना, ये जो एंगल होता है उसी पर कट लगा लेते हैं। और कट लगाने के बाद जो है हम इसे ज़मीन में गाड़ते हैं या गमले में लगा देते हैं और नियमित तौर पर पानी देते रहते हैं। तो कुछ दिनों के बाद उससे नए पौधे का जन्म हो जाता है। इसे वर्धी प्रजनन कहा जाता है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8, किसी ऐसे निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के 2 लक्षण परिलक्षित होते हैं लेकिन वो सजीव होते नहीं हैं। इसके आंसर में तो ऐसे कई एक आंसर दिए जा सकते हैं, मोटर कार, लेकिन हमने यहाँ पर लिखा है बादल, क्योंकि बादल आसमान में आप देखते हैं बरसात के मौसम में बादल का आकार जो है छोटा बादल है, फिर उसमें से बादल आकर मिला तो बड़ा हो जाता है, यानी उसका आकार बदलता है, बढ़ता है। और आप बादल को आसमान में हवा के साथ चलते हुए भी तो देखते हैं बच्चों, तो बादल आसमान में गति भी करता है।
तो इस तरह से यह निर्जीव वस्तु का उदाहरण हुआ जिसमें सजीवों के 2 लक्षण दिखाई पड़ते हैं। चलिए आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 को हल करते हैं। निम्न में से कौन सी निर्जीव वस्तु में किसी समय सजीव का अंश थी? विकल्प है आपको दही, मिट्टी, ऊन, रबर, नमक, रेशम और सेव। देखो बच्चों, इसमें से जो आंसर होगा कि जो अभी तो इसमें निर्जीव दिख रहा है लेकिन वो इससे पहले है ना सजीव का अंश थी। जैसे दही दूध से बनती है और दूध कहाँ से आता है बच्चों? गाय से आता है, बकरी से आता है और इसी तरह के अन्य मादा जीवों से दूध प्राप्त होता है और ये सभी जंतु सजीव होते हैं। ऊन, आप जानते हैं ऊन हमें भेड़ से, बकरी से, है ना, याक से या ऊँट से प्राप्त होता है और जितना भी अभी नाम हमने लिया है ये सभी क्या है बच्चों? सजीव हैं। रबर, रबर के पेड़ से प्राप्त किया जाता है बच्चों और आप जानते हैं कि पेड़ क्या है? सजीव है। रेशम, रेशम रेशम के कीट के द्वारा तैयार होता है और ये रेशम के कीट यानी सिल्क वर्म जो होते हैं बच्चों ये सजीव होते हैं। और अगला सेव, पौधे से प्राप्त होता है, पेड़ से प्राप्त होता है तो और पेड़ पौधे जैसा कि अभी तुरंत हमने आपको बताया कि ये सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मिट्टी, नमक, यह जो है वह क्या है? निर्जीव का उदाहरण है, ये सजीव नहीं है। चलिए हम अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। घास के मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए गति क्यों आवश्यक है? बच्चों, आपने हमारे वीडियो में यह जाना इसी पाठ में कि घास के मैदानी क्षेत्रों में घनी आबादी रहती है और इनमें रहने वाले जीवों में से शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार की जातियां होती है बच्चों। और इन सबों को भोजन की ज़रूरत होती है। शाकाहारी जीव पेड़ पौधे को खाते हैं और मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों को खाते हैं। अब आप देखिए बच्चों, मांसाहारी जीव शाकाहारी जीवों का शिकार करते हैं, है ना, और शाकाहारी जीवों को अपना जान बचाना है मांसाहारी जीवों से, तो इन सबों को शिकार करने या शिकार होने से बचने के लिए तेज गति करना आवश्यक है। उदाहरण देखिए दिया गया है कि शेर को पोषण करने के लिए यानी भोजन करने के लिए तेज भागकर हिरण का शिकार करना होता है, जबकि हिरण को शेर से अपनी जान बचाने के लिए भी तेज भागना जरूरी है। तो इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि घास के मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए गति आवश्यक है बच्चों। इस प्रकार से बच्चों हमने इस पाठ के अभ्यास को आपके लिए हल किया। आशा करते हैं कि आप इसे भली प्रकार से समझ गए होंगे। धन्यवाद।